साहिल तापसी को समझाकर वहां से निकल जाता है। तापसी एक नज़र ऊपर की तरफ देखती है। उस फोर्थ फ्लोर पर पूरी ग्लास वॉल लगी हुई होती है, पर उस ग्लास वॉल से भी अंदर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। तापसी उस तरफ देखकर साहिल की कॉपी करते हुए कहती है, आपको वहां जाना तो क्या देखना भी मना है? फिर वो मुंह बनाकर खुद से कहती है, मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं वहां जाऊंगी? वैसे भी ये ऊपर वाले दोनों फ्लोर मुझे किसी हॉरर मूवी का सेट जैसा फील करा रहे हैं। और वहाँ क्या बूंदी के लड्डू बट रहे हैं जो मुझे वहाँ जाने से ही मना कर दिया है? वैसे भी मुझे क्या करना है, कुछ टाइम बाद तो मुझे वापस जाना ही है। हाँ, ये कहकर तापसी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे तापसी दादी के बहुत करीब आ गई थी। तापसी की बातें, उसकी नादानियाँ, उसका दादी के प्रति चिंता दादी को बहुत पसंद था। दादी से तापसी को पता चला कि उस घर में उसके दादी के देवर के बेटा बहू और उनके 2 लड़के भी रहते हैं। वो आजकल घूमने के लिए कहीं बाहर गए हैं। तापसी का एक हफ्ता उस घर में आराम से निकल जाता है। इस एक हफ्ते में दादी और तापसी बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझने लगे थे। दादी को तापसी से बहुत लगाव भी हो गया था, पर इस एक हफ्ते में उसे अपनी दी और जीज की बहुत याद आई थी। तापसी को इस वक्त खिड़की पर खड़ी एक एक टक आसमां में फैले उन सितारों को देख रही होती है, जिनकी संख्या इस वक्त बेहिसाब थी। ऊपर से उस आसमां को देखकर तापसी को काफी सुकून मिल रहा होता है। कुछ देर बाद वहीं खड़े रहने के बाद तापसी अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। बेड पर लेटते ही उसे नींद भी आ जाती है। आधी रात को तापसी की नींद खुलती है। तापसी उठकर अपने बेड के बगल टेबल की तरफ देखती है तो उसे याद आता है कि वो आज रूम में अपने लिए पानी लाना भूल गई। ये सोचकर तापसी लाइट ऑन कर घड़ी में टाइम देखती है। रात के 3 बज रहे थे। तापसी को बहुत प्यास लग रही होती है। वो नींद में ही आंखें मलते हुए अपने रूम से बाहर निकल जाती है। वो नीचे जाने के लिए सीढ़ियों के पास आती है, तभी उसकी नज़र अचानक से 3rd और 4th फ्लोर पर जाती है। उसे इस घर में आए 1 हफ्ता से ज़्यादा हो चुका था और उसने हमेशा ऊपर इन दोनों फ्लोर में अंधेरा ही था। दूसरी तरफ रूस में एक घने जंगल के बीचों बीच एक लकड़ी का कॉटेज बना हुआ होता है। उस कॉटेज के बाहर एक वैन खड़ी थी जिस पर कुछ छोटे छोटे बच्चों को बैठाया जा रहा होता है जो इस वक्त नशे में लग रहे थे। अंदर से एक आदमी के चीखने की आवाज़ आ रही होती है। उसकी चीखें इतनी दर्द भरी थीं जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उस आदमी को कुछ गार्ड्स बहुत ही बेरहमी से अपने हाथ में पकड़ी हुई बंदूक के पिछले हिस्से से मार रहे होते हैं। उस आदमी के हाथों से, घुटनों से, मुंह पर कई जगहों से खून निकल रहा होता है। तभी एक लड़का जिसकी उम्र 26 साल के करीब होगी, जिसने वाइट कलर शर्ट पहनी हुई होती है, उसने अपनी शर्ट को अपनी कोहनी तक फोल्ड किया होता है। वो उस आदमी को घूरते हुए कहता है, टेल मी, तुमने बाकी के ड्रग्स कहाँ छिपाए हैं? मार खाने वाला आदमी हाँफते हुए कहता है, अंकित, आई डोंट नो वेयर द रेस्ट ऑफ द ड्रग आर, ट्रस्ट मी। उस आदमी की बात सुनकर अंकित उस आदमी का जबड़ा पकड़कर गुस्से से कहता है, देख, अभी मैं पूछ रहा हूँ तो आराम से बता दे। अगर माफिया किंग यहाँ आ गया तो जानता है ना क्या होगा? अंकित की बात सुनकर वो आदमी कहता है, आई सेड आई डोंट नो एनीथिंग, लीव मी। उस आदमी के इतना कहते ही बाहर एक के बाद एक कई गाड़ियां आकर रुकती हैं। उन गाड़ियों की आवाज़ सुनकर अंकित उस आदमी का जबड़ा छोड़ते हुए कहता है, तेरे जीने का मौका चला गया बेटे। अब उन गाड़ियों से कुछ गार्ड्स बाहर आते हैं और बीच में खड़ी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं। उस में से एक लड़का बाहर निकलता है। उसने इस वक्त एक ग्रे कलर की शर्ट और उसके बाहर एक डार्क कलर का
हाफ जैकेट पहनी हुई होती है। उस लड़के की बड़ी बड़ी आंखें हल्की भूरे रंग की, गहरी, नशीली और बेहद अट्रैक्टिव दिख रही होती हैं, पर उसकी तरफ देखने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती। उस लड़के की पर्सनैलिटी और ऑरा काफ़ी खतरनाक महसूस हो रहा होता है। वो अपने कदम उस कॉटेज के अंदर बढ़ा देता है। जो आदमी कुर्सी पर बंधा हुआ था, जब उसकी नज़र सामने आते हुए उस लड़के पर जाती है तो अभी तक उसके फेस पर जो मार खाने की वजह से दर्द नज़र आ रहा था, वो दर्द अब खौफ में बदल जाता है। वो डरते हुए, अटकती हुई आवाज़ में कहता है, माफिया किंग। उसके मुंह से माफिया किंग सुनकर अंकित पीछे पलटकर देखता है और फिर उस आदमी से थोड़ा दूर हो जाता है। अंकित अभी आए उस लड़के से कहता है, इसने अभी तक उन ड्रग्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अंकित की बात सुनकर वो लड़का अपनी पलकें उठाकर अपने एक गार्ड की तरफ देखता है तो वो गार्ड सर झुकाकर बाहर चला जाता है और कुछ ही पलों में वापस आता है। इस वक्त उसके हाथ में एक लकड़ी का बॉक्स होता है। वो गार्ड वो बॉक्स अंकित की तरफ बढ़ा देता है। अंकित उस बॉक्स को देखकर हैरानी से पहले अपने बगल में खड़े उस लड़की की ओर देखता है, पर उस लड़की के फेस पर कोई भी भाव नहीं होता। ये देखकर अंकित को वो बॉक्स पकड़ लेता और फिर उस बंधे हुए आदमी से कहता, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, बता दो और बच्चियां कहाँ पर हैं। ये बोलते हुए अंकित वो बॉक्स खोल देता है। अंकित की बात सुनकर वो आदमी जैसे ही वापस से मना करने वाला होता है, तभी उसकी नज़र बॉक्स पर जाती है। पूरी तरह से डर जाता है। एक्चुअली उस बॉक्स के अंदर कुछ मकड़ियाँ होती हैं। वो कोई आम मकड़ियाँ नहीं होती हैं। वो ऐसी मकड़ियाँ होती हैं जो खून देखकर पागल हो जाती हैं और खून के साथ साथ मांस को भी खा लेती हैं। उन मकड़ियों का जहर इतना खतरनाक होता है कि जिसे भी वो मकड़ी काट ले, इंसान की पूरी बॉडी में इतना दर्द होता है जैसे लाखों सांप एक साथ डंक मार रहे हों। उन मकड़ियों को देखकर वो आदमी एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, नो नो, आई विल टेल यू, यू वेयर द रेस्ट ऑफ द ड्रग आर केप्ट, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दोज ड्रग्स इज ऑन माई फोन। अंकित उस आदमी की बात सुनकर अपने सामने खड़े लड़के की तरफ देखता है तो वो लड़का अपना एक हाथ अपनी पॉकेट में डालकर कहता है, किल इट, और उस कॉटेज से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही अंकित गार्ड्स के तरफ देखता है और वो बॉक्स उसके हाथ में पकड़ाकर कहता है, क्लीन अप दिस मेस आफ्टर इट डाइज, और वो भी उस लड़के के पीछे चला जाता है और पीछे से उसे आवाज़ देते हुए कहता है, तनय, तो ये है तनय अहेजा, जिसकी उम्र 26 साल, हाइट 6 फुट 1 इंच, चौड़े कंधे, मजबूत सीना और उसकी कसी हुई शर्ट में साफ नज़र आ रहे होते हैं। आंखें नशीली, गहरी और हल्की भूरी सी, घनी आईब्रोज उसके फेस पर एक तेज चमक रहा था। तनय की पर्सनैलिटी ऐसी थी, कोई भी लड़की अगर उसे एक बार देख ले तो पूरी ज़िंदगी सिर्फ उसकी एक झलक के साथ रह सकती थी। तनय अहेजा जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक माफिया किंग है। तनय के कई तरह के बिजनेस थे, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो तनय के बिजनेस में ना आती हो। अंकित जल्दी से तनय के पास आकर कहता है, दादी ने अपने लिए केयर टेकर रख ली है, साहिल का फ़ोन आया था। अंकित की बात पर कोई जवाब न देते हुए तनय अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, जिसका दरवाज़ा ऑलरेडी गार्ड ने खुला हुआ होता है। तनय की गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। उसकी गाड़ी के पीछे सारे गार्ड्स गाड़ियाँ भी निकलने लगती हैं। तभी अंकित को अंदर से उस आदमी के तड़पने की और चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर अंकित एक गहरी सांस लेकर कहता है, कभी कभी ये लड़का पूरा का पूरा नरक का देवता बन जाता है। वहीं मुंबई में तनेजा हाउस में साहिल ने तापसी को दादी की सारी मेडिकल प्रॉब्लम और उनकी दवाइयों के बारे में समझा दिया था और उनकी मेडिकल फाइल्स भी उसे दे दी होती है। तनेजा हाउस काफ़ी बहुत बड़ा होता है। दादी का एक रूम फर्स्ट फ्लोर पर था तो तापसी को भी दादी के पास वाला रूम दिखा दिया गया था। साहिल का रूम सेकंड फ्लोर पर था। साहिल उसे घर के बारे में बता रहा होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तभी तापसी थर्ड फ्लोर
की तरफ देखती है। साहिल उसे ऊपर की तरफ देखकर कहता है, तापसी तुम्हें उन दोनों फ्लोर पर जाने की क्या देखने की भी परमिशन नहीं है। तापसी साहिल की बात सुनकर कहती, जी मैं समझ गई। ये बोलकर तापसी एक नज़र उठाकर फिर उस फ्लोर की तरफ देखती है और अगले ही पल वापस से अपनी नज़रें साहिल की तरफ कर लेती है।